आज हम भारतेंदु युग के बाद दूसरा काल द्विवेदी युग के बारे में बात करेंगे। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगतिवाद की तरफ, रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़ने वाले 20वीं शताब्दी की प्रथम 2 दशकों का सर्वाधिक महत्व है। इस कालखंड के पथ प्रदर्शक के रूप में, विचारक के रूप में एक जो सबसे बड़ी व्यक्तित्व निकल के आया, उसमें जो नाम आता है वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और इन्हीं के नाम से इस काल का नाम हम द्विवेदी युग भी कहते हैं और इसे जागरण सुधार काल नाम भी कहा जाता है। इस काल की परिस्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास में ये समय ब्रिटिश शासन के दमन चक्र का, उसकी कूटनीति का काल है। 1857 के विद्रोह के बाद जो परिस्थिति हमारे देश में उत्पन्न हुई थी, उस परिस्थिति का प्रभाव किस तरह से इस काल के कवियों पर पड़ा, साहित्य पर पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो इस समय अंग्रेज़ों की जो नीति थी वो भारत के लिए हितकर नहीं थी। यहाँ से कच्चा माल बाहर जाता था और वहाँ के बने माल को यहाँ के भारत में खपत किया जाता था। तो इससे क्या हो रहा था, देश का जो धन है वो निरंतर बाहर जा रहा था और हमारे यहाँ गरीबी बढ़ रही थी। भारतेंदु कालीन जो साहित्यकार हैं वो भारत की दुर्दशा पर दुख प्रकट कर रहे थे, पर यहाँ द्विवेदी काल में जो साहित्यकार थे, जो कवि थे, वो देश की दुर्दशा का चित्रण तो कर ही रहे थे, उसके साथ साथ वो देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा भी दे रहे थे और प्रेरणा का ऐसा भाव दे रहे थे कि उसमें वो आत्म उत्सर्ग और बलिदान के लिए तत्पर हों। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि न सिर्फ साहित्यकार बल्कि समाज में भी, सामाजिक रूप से देखें तो समाज सुधारक जो निकल के आए, उनकी भूमिका जो आई, उसमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सब की स्थापना हुई और जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म, समाज के पुनरुत्थान की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई और आलोच्य काल में इसका और भी विकास हुआ। द्विवेदी काल में इसका और विकास हुआ, संवर्धन हुआ। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, मदन मोहन मालवीय आदि नेता थे। वो निस्वार्थ भाव से देशवासियों के स्वाभिमान को जगाने, उनकी गौरव परंपरा जो रही है उसके प्रति निष्ठा, उसके प्रति एक उत्पन्न करने में सफल हो रहे थे। तो ये जो थी वो हमारे देश की परिस्थितियाँ थी द्विवेदी काल के दौरान। अब उसमें काव्य धारा में क्या प्रभाव पड़ा उसकी अगर हम बात करें तो द्विवेदी युग से पूर्व कविता के क्षेत्र में श्रृंगार, भगवत भक्ति, देशभक्ति की धाराएं प्रवाहित थी। समस्या पूर्तियों का खूब जोर था और अनेक कवि इसके लिए प्रयत्नशील भी थे। गद्य की एकमात्र भाषा खड़ी बोली स्वीकार कर लेने पर भी वो पूर्ण रूप से, या कहें अभी अपना अधिकार क्षेत्र नहीं बना पा रही थी। खड़ी बोली में कुछ ही रचनाएं हो रही थी और वो काव्य उपयुक्त नहीं लग रही थी क्योंकि प्रारंभ हुआ था भारतेंदु काल में। अब 19वीं शताब्दी का अंत होते होते परिवर्तन होने लगा और इस परिवर्तित जनरुचि को भक्ति और श्रृंगार के बेस्वाद सा लगने लगा। उसमें वो सहज नहीं हो रहे थे। समस्या पूर्तियाँ, नीरस तुकबंदियाँ हैं, उससे वो ऊब गए थे। और इसी समय हमारे साहित्य जगत में आचार्य के रूप में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रादुर्भाव हुआ। सन 1900 में आपने सरस्वती पत्रिका प्रकाशित की। उसमें हे कवित्य, जो सरस्वती पत्रिका थी 1900 में, उसमें
हे कविते शीर्षक अपनी कविता में उन्होंने जनरुचि का प्रतिनिधित्व किया। और 1903 में जो आचार्य द्विवेदी जी थे उनकी सरस्वती पत्रिका का उन्होंने संपादन किया और उन्होंने उस पत्रिका में एक ऐसा दौर चलाया जिसमें नायिका भेद को छोड़कर बहुत विविध विषयों पर कविता लिखने को प्रेरित किया। सभी प्रकार के छंदों को उन्होंने व्यवहार में प्रयोग करने को प्रेरित किया। सभी काव्य रूपों को अपनाने, गद्य पद्य की भाषा का एकीकरण का परामर्श दिया और उनकी इसी प्रेरणा से बहुत सारे कवि सामने आए जिन्होंने उन्हीं के आदर्शों को लेकर कविताएं लिखने प्रारंभ की। मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि नाम इसमें उल्लेखनीय रूप से लिए जा सकते हैं। आचार्य अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, नाथूराम शर्मा, शंकर राय, देवी प्रसाद पूर्ण जो काव्य को नए विषय कविता लिखने में इन्होंने अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से निभाई। इस युग की कविता में विषय की दृष्टि से वैविध्य नवीनता थी। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से ही खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन पाई। द्विवेदी जी ने भाषा की शुद्धि और वर्तनी की एक रूपता के प्रबल समर्थक थे और इस युग की जो काव्य भाषा व्याकरण की दृष्टि से अपने आप में शुद्ध रूप में हमारे सामने आनी प्रारंभ हुई। अब हम द्विवेदी कालीन जो कविता है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर बात करते हैं और इसको हम बिंदुवार इसका विवेचन करते हैं। तो पहले बिंदु के रूप में अगर हम इस पर देखें तो राष्ट्रीयता पहला बिंदु है। उस पर हम चर्चा करते हुए बात करते हैं कि जो बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कारण राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी। इसका मुख्य बिंदु था वो थी राष्ट्रीयता का भाव जगाना। साहित्यकारों ने समाज में राष्ट्रीयता का भाव उत्पन्न करने के लिए ऐसी कविताएं लिखी, झकझोरने के लिए ऐसी कविताएं लिखी कि वो पूरी तरह से उनकी तत्कालीन कविता मुख्य स्वर ही राष्ट्रीयता था, उसका प्रभाव समाज पर पड़ा। इस युग के प्राय सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं लिखी। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया और इस स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति और आत्म उत्सर्ग की प्रेरणा दी। मैथिली शरण गुप्त जी की एक कविता की पंक्तियां अगर हम देखते हैं स्वदेश संगीत में, धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्र नाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा रिद्दे। अब हम दूसरा बिंदु देखते हैं, उसमें हम देखें सामान्य मानवता का भाव। जो पूर्ववर्ती काव्य में असामान्यतर ईश्वर अवतार, राजा, सामंत, योद्धा इन पर कविताएं लिखी जा रही थी, किंतु द्विवेदी काल में सामान्य मानव को गौरव प्राप्त हुआ। मानव मात्र के सुख दुख और परिस्थितियों का वर्णन काव्य में बड़े सहज भाव से किया जाने लगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कविता सरगो नरक ठिकाना नाही, गुप्त जी की किसान, सियाराम शरण जी की अनाथ, स्नेही जी की कृषक क्रंदन, कृषक जीवन संबंधी प्रभावी जो रचनाएं हैं, और शिक्षा विहीन नारियों की दुर्दशा की ओर भी इस युग में कवियों ने संकेत किया। हरिऔध जी ने उच्चतर जातियों द्वारा जो निम्न जातियों के प्रति अन्याय और दुर्व्यवहार किया जा रहा था उस पर उन्होंने कुछ पंक्तियां का उल्लेख करें तो अपन देखते हैं। उदाहरण स्वरूप, आप आंखें खोल कर देखिए। नीचे वाली पंक्ति देखते हैं, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएगी, जातियां कितनी सिसकती या मरी।
अब अगला बिंदु देखिए हम, नीति और आदर्श। द्विवेदीयुगीन काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। इतिहास पुराण से जो कथा प्रसंग है उनको आधार बनाया गया। आदर्श चरित्रों पर अनेक प्रबंध काव्य लिखे गए और वो इस तरह से लिखे गए कि असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई, स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव आदि उच्च आदर्शों की प्रेरणा दी गई। और इसमें हम देखें तो हरिऔद्यकृत, प्रिय प्रवास, मैथिली शरण जी का साकेत, जयद्रथवध, विकट भट्ट, गोकुल चंद्र शर्मा का गांधी गौरव आदि आदर्शवादी रचनाएं आती हैं। अब अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार। जिसका इस काल में जो विषय था, जो जिस पे कविताएं लिखी जा रही थी, वो विषय इतने विस्तृत थे, समाज के हर कोने को झांक आए थे, हर समस्या को उन्होंने उठाने का प्रयत्न किया था। द्विवेदी युग में वर्ण विषय का अद्भुत विस्तार हुआ था, अपार वैविध्य, व्यापकता थी यहाँ पर। आचार्य द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य निबंध में लिखा एक जगह, वो लिखते हैं, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यानी हर विषय पर आप कविता लिख सकते हो। तो ऐसे विषय को लेकर इस युग में छोटी छोटी कविताओं की तो कोई सीमा ही नहीं है। प्रकृति को भी स्वतंत्र रूप में काव्य का विषय बनाया गया। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी आदि ने मनोहारी प्रकृति का चित्रण किया। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो प्रिय प्रवास का एक उदाहरण है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। और अब इस तरह से हम इस अगले बिंदु के रूप में चर्चा करें तो इसमें काव्य रूप और भाषा के बारे में, अगर कला पक्ष के बारे में बात करते हैं तो काव्य रूप और भाषा के बारे में बात करते हैं तो काव्य के क्षेत्र में यहाँ प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत काव्य रूपों की रचना हुई। और इस काल में प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरित, चिंतामणि, महाकाव्य लिखे गए। अनेक श्रेष्ठ खंड काव्य भी इस काल में लिखे गए, जिसमें मैथिली शरण जी का रंग में भंग, जयद्रथवध, किसान, प्रसाद जी का प्रेम पथिक, सियाराम शरण गुप्त का मौर्य विजय आदि नाम आते हैं। और छोटे छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पद्यों की रचना पुष्कल परिमाण में हुई। शंकर और हरिऔध ने समस्या पूर्तियों के रूप में अनेक सुंदर मुक्तक लिखे। इस तरह से भाषा जो इस काल की रही वो मुख्य भाषा ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली बन गई। और जयद्रथवध भारत भारती की जो भाषा है उसकी लोकप्रियता वो खड़ी बोली के ही कारण, खड़ी बोली ने उसने और निखार दिया, लोगों तक पहुंचाया। और छंद की दृष्टि से अगर विचार करें तो छंद के क्षेत्र में अद्भुत वैविध्य मिलता है। दोहा, कविता, सवैयों का प्रयोग तो कवि कर ही रहे थे, साथ ही रोला, छप्पय, कुंडलियाँ, सरसी गीतिका, हरि गीतिका, तांडक, लावनी, वीर सभी छंदों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया। गुप्त जी ने, हरिऔध, शंकर जी ने छंद का जो अद्भुत कौशल दिखाया छंदों का, वो अपने आप में अनुकरणीय रहा। आगे की कवियों ने भी उसका अनुकरण किया। गुप्त जी ने हरि गीतिका, हरिऔध जी ने वर्णिक छंदों का, और शंकर जी के कवित्व, पूर्ण जी ने कुंडलियों का, गोपाल शरण सिंह ने कवित्व सवैयों का सबसे अधिकता के साथ, वैशिष्ट्य के साथ इसका प्रयोग किया।